तो अगर आपने एनएफटीज, ब्लॉकचेन्स या डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ सुन रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बातें हैं या कुछ वर्ड्स हैं जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होने वाली हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को नहीं सुन रखा है तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बताने वाले हैं, और अगर आपने सुन भी रखा है तो इन चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इस नई टेक्नोलॉजी के अंदर क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, जिससे कि हमारी लाइफ़्स काफ़ी ईज़ियर हो जाएँगी और काफ़ी कुछ बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम वेब 3.0 की, और साथ ही में एनएफटीज़, ब्लॉकचेन्स और क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये है हमारा वेब 3.0 का पार्ट 1 वीडियो। तो अगली वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 के अंदर ये बात करेंगे कि मेटावर्स क्या होता है, और साथ ही में जो रियल एस्टेट्स हैं वो कैसे काम करेंगी वेब 3.0 आने के बाद में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल जाए कि वेब 3.0 क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब वेब 3.0 को समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि वेब 2.0 जो फिलहाल हमारे पास चल रहा है वो कैसे काम करता है। तो वेब 2.0 एक्चुअली में सेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट को यूज़ करता है। अब सेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ है? सेंट्रलाइजेशन यानी कि सेंटर, हम एक चीज़ एक सेंटर पर डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट है? अब हमारी कोई वेबसाइट है या कोई भी चीज़ है जो इंटरनेट पर पड़ी है, वो अब एक सर्वर के ऊपर अपलोडेड है। अगर वो सर्वर ख़राब हो गया और उसे कुछ हो जाता है या उस नेटवर्क को कुछ हो जाता है, तो हमारी जो वेबसाइट है वो नहीं काम करेगी, हम उस कंटेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये है एक्चुअली में सेंट्रलाइजेशन। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि मेटा। अब मेटा के अंदर फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है और इंस्टाग्राम भी है। अगर मेटा के अंदर कुछ नेटवर्किंग के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है और तीनों ही ऐप्स काम नहीं करते हैं, तो हम मतलब कि मेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, एक सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम उसे नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये चीज़ होगी सेंट्रलाइजेशन, जो कि अब बदलने वाली है। अब वेब 3.0 के अंदर जो कंसेप्ट यूज़ होने वाला है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम एक ही सेंटर पर या एक ही सर्वर पर या फिर एक ही कंपनी पर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब नेटवर्क को कुछ ऐसे बदल दिया जाएगा कि उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, हम उन सभी पर डिपेंडेंट रहेंगे। यानी कि अगर एक भी कंप्यूटर को कुछ हो जाता है तो हमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी वेबसाइट ये है, फिर कुछ भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होगी, कुछ डाटा ख़राब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, डाटा की प्राइवेसी की बात करूँ तो वेब 2.0 के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, इन सभी के पास हमारा कितना सारा डाटा है। और व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी पहले। तो ये अब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो जो नेटवर्क डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट को यूज़ करता है उसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है? तो ये जो टेक्नोलॉजी है डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट को यूज़ करती है। ये मैं आपको बता दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस कंसेप्ट को यूज़ करती है। और हर नेटवर्क, यानी कि ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है, जैसे कि हम मान लेते हैं इथेरियम नेटवर्क है। इथेरियम नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे नोड्स हैं। नोड्स अब क्या होते हैं? नोड्स वो कंप्यूटर होता है कि जो हर नेटवर्क के एंड पॉइंट पे लगा होता है, या हम कह सकते हैं कि इथेरियम नेटवर्क है, उसके एंड पॉइंट पे काफ़ी सारे सर्वर्स लगे हुए हैं। अगर एक सर्वर के अंदर कुछ डाटा है, वही दूसरे सर्वर के अंदर भी है। अगर हम एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं तो वो सभी सर्वर्स के अंदर सेव होगा। अगर एक सर्वर को कुछ खराबी हो जाती है तो दूसरे सर्वर हमारे पास पड़े हैं। या फिर अगर कोई हैकर या कोई चोर उन सर्वर के ऊपर कुछ चेंज करना चाहता है तो एक सर्वर के ऊपर करेगा, एक नोड के ऊपर करेगा, तो बाकी जो नोड्स हैं वो उसे मतलब कनेक्ट करेंगी और उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इस सर्वर के ऊपर या इस नोड के ऊपर डाटा कुछ अलग है लेकिन हमारे पास कुछ अलग है। तो यहाँ पर उन्हें पता चल जाएगा, वेरीफाई कर लेंगी कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसे में हैकर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा वेब 3.0 के अंदर काम करना। लेकिन जो प्राइवेसी है वो ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाली है या बहुत ही ज़्यादा हाई एंड सिक्योरिटी होने वाली है, अब कुछ हैक हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हैकर्स सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने टॉपिक से बाहर ना जाएं और अगर हम बात करें एनएफटीज़ की और क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एनएफटी के ऊपर मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि एनएफटी भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस एनएफटी को एक्सपीरियंस किया है।
इस NFT को मैंने मतलब क्रिएट भी किया और बेचना भी चाहा था, तो मैं वो भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि भाई NFT कैसे सेल करते हैं और क्या क्या कुछ करना पड़ता है। और अगर आने वाली वीडियोज़ के अंदर शायद मैं आपको ये भी बताऊँ, लाइव डेमो करके दिखाऊँ कि भाई NFT कैसे बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के रखना। तो चलिए अब NFT के बारे में भी देख लेते हैं। अब NFT की फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब है नॉन रिप्लेसेबल टोकन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिप्लेस नहीं की जा सकती। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, पीछे जो Vivo V21e का मोबाइल का बॉक्स पड़ा है, वो अब पूरी दुनिया के अंदर वैसा ही बॉक्स है। जितने भी लोगों ने ये मोबाइल लिया होगा सभी के पास ऐसा बॉक्स होगा। अब मैं किसी इंसान को कहूँ भाई ये जो बॉक्स है अब मेरे बॉक्स से रिप्लेस करवा ले, वो कहेगा कोई बात नहीं। अगर बिल्कुल ठीक है, कंडीशन इसकी सही है, उसकी भी सही है, वो कहेगा कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसका भी Vivo V21e का ही है, मेरा भी सेम ही है, तो हम दोनों रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक NFT नहीं बन सकती। तो अगर मैं इस पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का साइन करवा लूँ और फिर वो इंसान मुझे कहे कि भाई अब रिप्लेस करवा ले, अब मैं कहूँगा नहीं भाई इसकी तो अब बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है, अब मैं क्यों रिप्लेस करवाऊँगा। तो ऑब्वियसली कोई भी रिप्लेस नहीं करवाएगा। अब ये अलग ही यूनिक बॉक्स बन चुका है। अब ये बिल्कुल अलग है, दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है, यहाँ पर कोई भी कॉपीज या कुछ भी रिप्लेसेबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि NFT जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। NFT जो भी है वो वर्चुअल होती है, वो एक डाटा का मतलब कुछ भी डाटा है वो बस NFT बन सकती है जो कि यूनिक डाटा है। अब वो कोई भी फोटो हो सकती है। अब मैं इस बॉक्स पर जो साइन किए रखे हैं मैं उसकी फोटो क्लिक करके वो सेल कर सकता हूँ, वो NFT बन सकती है, लेकिन ये बॉक्स NFT नहीं बन सकता। NFT सिर्फ वर्चुअल होती है, NFT एक डाटा होता है। अब डाटा के अंदर फोटो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जितनी भी NFTs हैं, ज़्यादातर NFTs जो अभी सेल हो रखी हैं, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि भाई एक NFT $69 मिलियन की बिकी है। एक जो NFT थी वो छोटी सी लड़की ने $1 मिलियन की बेच दी। ये ज़्यादातर फ़ोटोज़ होती हैं, तो ज़्यादातर NFTs फ़ोटोज़ होती हैं, वो ज़्यादातर वही बिकती हैं। और NFT की अगर मैं बात करूँ, अब प्रॉपर मैं समझाता हूँ कि NFT कैसे काम करती है। अब आपने किसी भी चीज़ की फ़ोटो बना ली या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपने कोई बढ़िया सी आर्ट बना दी जो कि पूरी दुनिया के अंदर यूनिक है, और उसके बाद आपने अब NFT को बेचना है। अब क्या करोगे, किसी भी चीज़ को बेचना है तो उसके लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। अब मार्केट ऑब्वियसली इंटरनेट ही है, तो ऐसे में वेबसाइट्स काफ़ी सारी होती हैं। तो एक पॉपुलर वेबसाइट है OpenSea.io, वहाँ पर जाओ, अकाउंट वगैरह क्रिएट करो, और मैंने भी यही सेम चीज़ें की थी। उसके बाद आपने वॉलेट के साथ कनेक्ट करना होता है उस अकाउंट को। तो वॉलेट जो है मैंने Coinbase वॉलेट सेलेक्ट किया था। उसके बाद मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, फिर कुछ प्रोसेस वगैरह था वो कंप्लीट करके साइन अप वगैरह ये वो चीज़ें जो होती हैं वो करके, उसके बाद मेरे पास एक ड्राइंग थी, उसकी मैंने फ़ोटो क्लिक करी, थोड़ा बहुत एडिट किया, उसके बाद फ़ोटो अपलोड कर दी, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी। उसके बाद मैंने मतलब उसे सेल करना चाहा। मेरे पास NFT अब क्रिएट हो चुकी है मेरे वॉलेट के अंदर, लेकिन NFT हम अपने वॉलेट के अंदर सेव भी कर सकते हैं या फिर हम उसे बेच भी सकते हैं। हम मतलब कि NFT कलेक्शन भी कर सकते हैं या फिर हम NFT सेल भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली यार, अगर NFT को हम सेल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो NFT अब सेल कैसे करते हैं, तो जब आपने OpenSea.io पर अकाउंट बना लिया है, उसके बाद आपने वॉलेट भी क्रिएट कर लिया है, दोनों को कनेक्ट कर लिया है, और उसके बाद जब आपने अपलोड कर दी, NFT क्रिएट कर ली, उसके बाद जब सेल पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो 2.5% आपकी कमीशन लेता है। और 2.5% जो कमीशन चार्ज है या ट्रांजैक्शन फ़ी है वो आपके वॉलेट के अंदर पहले से होनी चाहिए, तभी आप उसे सेल कर सकते हो। तो मैंने अपना मतलब कुछ प्राइस सेट किया था और उस हिसाब से 2.5% 7 to 8,000 रुपीज़ बन रहा था, और मैंने उससे कम करके देखा कि भाई चलो जो सेलिंग प्राइस है मैं उसे कम कर देता हूँ, तो शायद जो 2.5% फीस है वो भी कम हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत कम कर देते हैं, 100-150 अगर फीस बन रही है तो वो हम सेल करके देख लेते हैं। लेकिन वो मिनिमम 7 to 8,000 ही मांग रहा था, उससे कम वो जा नहीं रही थी ट्रांजैक्शन फीस। तो ट्रांजैक्शन फीस यानी कि गैस मनी। अब गैस मनी क्या चीज़ है, वही मतलब ट्रांजैक्शन फीस ही है। अब
इथेरियम नेटवर्क के अंदर कुछ भी ट्रांजैक्शन होनी होती है तो उसके लिए कंप्यूटर की पावर लगती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, तो उसके अंदर कंप्यूटर की कुछ पावर लगती है। तो इस नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसा ही होता है। तो उस कंप्यूटर की पावर को यूज़ करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, और उस पैसे को हम ट्रांजैक्शन फ़ी कह सकते हैं, या इथेरियम गैस मनी कह सकते हैं, या सिंपल इथेरियम गैस कह सकते हैं। जैसे कार को गैस चाहिए, मतलब कि गैस तो एक्चुअली में बाहर चलती है ना, यूएसए वगैरह में। इंडिया के अंदर पेट्रोल चलता है या डीजल। तो कार को चलाने के लिए जैसे फ्यूल चाहिए, वैसे इथेरियम नेटवर्क के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें इथेरियम गैस चाहिए। तो वैसे ही कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम उस पैसे को दे देते हैं, अपने वॉलेट में ऐड कर लेते हैं, तो हम सेल कर सकते हैं। तो भाई अब कई लोगों को ये लगेगा कि अब वेबसाइट पर हम गए हैं OpenSea.io पर, सभी की जो NFTs हमें दिख रही हैं, हम सभी के स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम भी सेल कर लेते हैं, हमें खुद की बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि हर वॉलेट का, या कह लो हर NFT अकाउंट का एक अलग कोड होता है, 14 डिजिट कोड होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि इस NFT का ओनर कौन है। और ये जो डेटा है, मैंने आपको पहले बताया था कि इथेरियम नेटवर्क के अंदर जो नोड्स होती हैं, यानी कि हर कंप्यूटर होता है, उन सभी के अंदर सेव होता है। अगर आप एक कंप्यूटर के अंदर चेंज करना चाहोगे, लेकिन सभी कंप्यूटर के अंदर चेंज नहीं कर पाओगे, एक कंप्यूटर के अंदर कर भी दोगे, लेकिन बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं, उन पर ये सेम डेटा रहेगा, तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है ना। अब आप किसी भी NFT का ओनर या वो जो कोड है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर आप स्क्रीनशॉट ले भी लोगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये कॉपी है, तो ये वो बिकेगी नहीं। ठीक है। और NFT आपको खुद की अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, और आपका अपना कोड होगा 14 डिजिट वाला, उससे पता चल जाएगा कि आप ओनर हो। अब जब आप NFT सेल करोगे तो वो जो कोड है वो तो आपका ही है, लेकिन वो जो NFT आपने सेल कर दिया है, वो उसके साथ जो कोड नंबर एसोसिएटेड था वो चेंज हो जाएगा। जिसको आपने बेची है उसका कोड नंबर उसके साथ जुड़ जाएगा। ये जो सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, ये सारी सेव रहती हैं, ये कहीं पर नहीं जाती, ये उन कंप्यूटर्स के अंदर ही सेव रहेंगी और इन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने कोई भी NFT $1000 की बेची है, और उसके बाद जो मतलब बायर ने उसे ले लिया है, उसके बाद उसने भी आगे सेल कर दिया है। आपने पहले सेल की, उसके बाद उसने भी आगे सेल कर दी, तो आपको हर बार 10% रॉयल्टी मिलती रहेगी। यानी कि आप उस NFT के क्रिएटर थे, ये सभी कंप्यूटर्स के अंदर, सभी नोड्स के अंदर सेव है, और जब भी वो NFT सेल होगी आपको 10% रॉयल्टी आती रहेगी। यानी कि एक बार आपने NFT सेल कर दी, उसके बाद भी आपको पैसा आता रहेगा जितनी बार वो बिकती रहेगी। तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर आप NFT क्रिएट करते हो, आपको पैसे आते रहेंगे। ये एक तरह की पैसिव इनकम है। और अब मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ कि भाई ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये क्या मतलब बढ़िया होगी या कैसी है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई जो NFT है, ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप पैसे भी कमा सकते हो और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हो। अब आप काफ़ी लोगों की मतलब डिजिटल आर्ट जाके चेक करो, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। और जो $69 मिलियन की जो आर्ट बिकी थी, वो आप चेक करो, उसे जूम करके देखो, कितनी बढ़िया बढ़िया आर्ट उसके अंदर मतलब छुपा रखी है। तो अब बात आती है कि भाई NFT के बाद हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। तो NFT, अब देखिए, आप अगर आर्टिस्ट हो, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या आप कुछ भी मतलब म्यूजिशियन भी हो, अगर आप ऑडियो अपलोड कर सकते हो या आप वीडियो बनाते हो तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी। वैसे ज़्यादातर फोटोज़ मैंने सेल होती देखी हैं, लेकिन सब कुछ सेल हो सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों की NFT क्रिएट करो और इन्हें सेल कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्राइजेस पर सेल होती हैं, मैंने देखी हैं। आप ट्विटर पर जाओ, वहाँ पर NFT के पेजेस हैं, उन्हें फॉलो करो और वहाँ पर देखो भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं बात करूँ वेब 3.0 की, मेनली वेब 3.0 के अंदर ही है NFT वगैरह। तो अब वेब 3.0 ये बहुत ही बढ़िया चीज़ होने वाली है। मुझे सबसे बढ़िया इसके अंदर ये लगी है कि भाई प्राइवेसी जो है अब हर यूज़र के अपने पास रहेगी। और दूसरी बढ़िया बात ये रही है कि हमें किसी भी बड़ी कंपनी के ऊपर या बड़े सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होने वाली है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखते हैं कि जब वेब 3.0 आएगा तो और हमें क्या-क्या नई चीज़ें मिलने वाली हैं, या अगर कोई और नया अपडेट आता है तो हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे हमारी वीडियोज़ के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो को अब एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है जो आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे मेटावर्स की और रियल एस्टेट्स की। तो हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पे खिंचवाते रहेंगे। धन्यवाद।